धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने अपने ही नियमों के बीच कोई गुप्त दरवाजा छोड़ दिया हो। कहीं सफेद बर्फ से लाल रंग निकलता है, कहीं आग पानी के बीच जलती है, तो कहीं पूरी जमीन किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसी दिखाई देती है। इनके पीछे विज्ञान ने बहुत कुछ समझा है, लेकिन इन जगहों की पूरी कहानी आज भी उतनी सीधी नहीं जितनी पहली नजर में दिखाई देती है। नंबर 10, ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की अंतहीन सफेद दुनिया में टेलर ग्लेशियर का एक हिस्सा ऐसा है जहां दूर से देखने पर लगता है जैसे बर्फ के भीतर किसी विशाल चीज को घायल कर दिया गया हो। बिल्कुल सफेद ग्लेशियर की दीवार से गहरे लाल और जंग जैसे रंग का पानी बाहर निकलता है और नीचे बहते बहते बर्फ को लाल कर देता है। इसी विचित्र दृश्य को ब्लड फॉल्स कहा जाता है। पहली नजर में इसका रंग इतना अस्वाभाविक दिखाई देता है कि यह मानना मुश्किल होता है कि यहां किसी तरह का रंग या बाहरी पदार्थ नहीं डाला गया। सबसे बड़ा सवाल लंबे समय तक यही था कि अंटार्कटिका की इतनी ठंडी जगह में तरल पानी आखिर मौजूद कैसे रह सकता है। यहां तापमान इतना नीचे चला जाता है कि सामान्य पानी बहुत पहले जम जाना चाहिए। फिर ग्लेशियर के भीतर से यह लाल तरल लगातार कहां से आ रहा है। वैज्ञानिक खोजों से पता चला कि ग्लेशियर के नीचे अत्यधिक खारा पानी मौजूद है। उसमें नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि उसका जमने का तापमान सामान्य पानी से बहुत नीचे चला जाता है। यही वजह है कि बेहद ठंड में भी इसका कुछ हिस्सा तरल बना रह सकता है। लेकिन असली विचित्रता उसके रंग में छिपी है। इस पानी में घुला हुआ लोहा जब बाहर निकलकर हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, लगभग वैसा ही जैसे लोहे पर जंग लगती है। इसी प्रक्रिया से पानी लाल नारंगी हो जाता है, यानी वह वास्तव में खून नहीं है। विज्ञान ने इस हिस्से को समझा दिया, फिर भी ब्लड फॉल्स की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ग्लेशियर के नीचे का यह खारा जलतंत्र लंबे समय से बाहरी दुनिया से लगभग अलग रहा है। ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन सीमित है और तापमान बेहद कम है, वहां सूक्ष्म जीव किस तरह ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं, यह अध्ययन का बेहद दिलचस्प विषय है। इन्हीं परिस्थितियों के कारण वैज्ञानिक इसे पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। कल्पना कीजिए, ऊपर कई मीटर मोटी बर्फ, नीचे अंधेरा, अत्यधिक नमकीन पानी और उसमें एक ऐसा सूक्ष्म संसार जो इंसानों की मौजूदगी से बहुत पहले से अपनी अलग व्यवस्था में चल रहा है। ब्लड फॉल्स का लाल रंग वैज्ञानिक रूप से समझाया जा चुका है, लेकिन इसके नीचे छिपे उस बंद वातावरण का पूरा इतिहास पढ़ लेना इतना आसान नहीं है। और शायद इसकी सबसे रहस्यमयी बात यही है, कभी जिस दृश्य को लगभग अलौकिक समझा जाता था, उसके पीछे मिली वास्तविक कहानी उससे भी ज्यादा विचित्र निकली। एक जमी हुई दुनिया के अंदर तरल पानी और उस पानी में ऐसी परिस्थितियां जहां जीवन ने हार मानने के बजाय खुद को बदल लिया। अंटार्कटिका की सफेद खामोशी के बीच बहती यह लाल धारा आज भी ऐसा दृश्य बनाती है जिसे देखने पर कुछ क्षण के लिए विज्ञान का स्पष्टीकरण भी कल्पना जैसा महसूस होने लगता है। नंबर 9, दी वेव, एरिजोना। अमेरिका के एरिजोना और यूटा की सीमा के पास रेगिस्तान के बीच पत्थरों की एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां जमीन को देखकर लगता है जैसे वह ठोस चट्टान नहीं बल्कि किसी क्षण जम गई विशाल लहर हो। लाल, नारंगी, गुलाबी और पीली धारियां घुमावदार दीवारों पर इतनी सटीकता से घूमती दिखाई देती हैं कि पहली नजर में पूरा दृश्य किसी इंसान द्वारा बनाई गई कला जैसा लगता है। इसका नाम है द वेव। यहां सबसे असामान्य चीज किसी एक विशाल चट्टान का आकार नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का बहता हुआ पैटर्न है। चट्टानों की सतह पर बनी धारियां एक दूसरे के साथ ऐसे मुड़ती हैं जैसे हवा में उड़ते कपड़े को अचानक पत्थर में बदल दिया गया हो। कहीं दीवार ऊपर उठती है, कहीं नीचे गिरती है और कहीं जमीन पर बनी रेखाएं अचानक घूमकर दूसरी दिशा में चली जाती हैं। इन चट्टानों के निर्माण के पीछे कोई जादू नहीं
बल्कि करोड़ों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से नवाहो बलुआ पत्थर से बना है। बहुत पुराने समय में यहाँ विशाल रेत के टीले मौजूद थे। समय के साथ रेत दबती गई, खनिजों ने उसके कणों को जोड़ दिया और वह ठोस चट्टान में बदल गई। इसके बाद हवा और पानी ने लाखों वर्षों तक इसकी सतह को काटा और आज दिखाई देने वाली लहरदार संरचनाएं बनती चली गईं। फिर भी एक सवाल ऐसा है जिसका उत्तर किसी एक तारीख या एक घटना में नहीं दिया जा सकता। प्रकृति ने ठीक यही आकार कैसे चुना? भूविज्ञान प्रक्रिया समझाता है, लेकिन लाखों वर्ष की प्रत्येक हवा, प्रत्येक बारिश और प्रत्येक गिसाव का इतिहास वापस पढ़ना असंभव है। हमारे सामने अंतिम परिणाम मौजूद है, लेकिन उसका हर चरण हमेशा के लिए समय के भीतर खो चुका है। यहां पहुंचना भी साधारण पर्यटन जैसा नहीं है। क्षेत्र बेहद संवेदनशील है और प्रवेश सीमित रखा जाता है। इसकी नाजुक चट्टानों की रक्षा के लिए परमिट व्यवस्था लागू है। एक और कठिनाई यह है कि यहां सामान्य विकसित रास्तों जैसी सुविधाएं नहीं हैं। रेगिस्तानी भूभाग, तेज गर्मी और आसपास एक जैसे दिखाई देने वाले पत्थर इसे भ्रमित करने वाला इलाका बना सकते हैं। सबसे अजीब अनुभव तब होता है जब सूरज की दिशा बदलती है। वही चट्टान जो कुछ देर पहले गहरी लाल दिखाई दे रही थी, थोड़ी देर बाद नारंगी या हल्की गुलाबी लगने लगती है। छायाएं हटते ही ऐसी नई रेखाएं दिखाई देती हैं जो कुछ मिनट पहले लगभग अदृश्य थीं। दैवेव कोई अनसुलझी अलौकिक घटना नहीं है। इसके बनने की मूल वैज्ञानिक प्रक्रिया समझी जाती है, लेकिन यहां खड़े होकर यह महसूस करना मुश्किल है कि यह सब बिना किसी नक्शे, बिना किसी कलाकार और बिना किसी योजना के बना। करोड़ों वर्षों तक हवा और पानी ने चट्टान को इतना धीरे बदला कि किसी इंसान ने उस प्रक्रिया को होते नहीं देखा। आज हमारे सामने केवल उसका अंतिम दृश्य है, जैसे समय ने अपनी यात्रा का निशान पत्थरों के अंदर छोड़ दिया हो। नंबर 8, विनिकुंका रेनबो माउंटेन, पेरू। पेरू के एंडीज पर्वतों में हजारों मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ मौजूद है, जिसकी सतह पर लाल, गुलाबी, पीली, हरी, सफेद और भूरे रंग की अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे पर्वत पर विशाल रंगीन धारियां खींच दी हों। इसे विनिकुंका या रेनबो माउंटेन कहा जाता है। इस जगह का सबसे विचित्र पहलू सिर्फ इसके रंग नहीं है, बल्कि यह है कि दुनिया के अधिकांश लोगों ने इसे बहुत हाल के समय में जाना। लंबे समय तक इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बर्फ और हिम से ढका रहता था। जैसे जैसे बर्फ कम हुई, उसके नीचे छिपी रंगीन खनिज परतें ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगीं। अचानक दुनिया के सामने एक ऐसा पहाड़ आया जो तस्वीरों में लगभग अवास्तविक दिखाई देता था। लेकिन ये रंग आते कहां से हैं? इसका उत्तर पहाड़ की चट्टानों के अंदर छिपा है। लाखों वर्षों के दौरान अलग अलग प्रकार के अवसाद और खनिज यहां परतों में जमा हुए। लौह युक्त पदार्थ लाल और गुलाबी रंग पैदा कर सकते हैं। दूसरे खनिज पीले, हरे या सफेद रंगों से जुड़े हैं। बाद में पृथ्वी की टेक्टोनिक शक्तियों ने इन परतों को ऊपर उठाकर विशाल पर्वत का रूप दे दिया। कटाव ने उन्हें खुला और आज वे पहाड़ की सतह पर अलग अलग पट्टियों की तरह दिखाई देती हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया समझ में आती है, लेकिन जब सामने पूरा पहाड़ रंगों में विभाजित दिखाई देता है, तब उसकी विशाल समय रेखा की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। जिन परतों को हम कुछ मिनटों में देख लेते हैं, उन्हें बनने में ऐसी अवधि लगी जिसके सामने पूरी मानव सभ्यता लगभग एक क्षण जैसी है। यहाँ एक और अदृश्य खतरा मौजूद है, ऊंचाई। विनिकुंका समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई के आसपास स्थित है। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होने के कारण कुछ लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिरदर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है। यानी जितना शांत और सुंदर यह पहाड़ तस्वीरों में दिखाई देता है, वास्तविकता में उसका वातावरण उतना ही कठोर हो सकता है। स्थानीय एंडियन परंपराओं में पहाड़ों को केवल पत्थर की संरचना नहीं माना जाता। कई पर्वत स्थानीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़े हैं। इसलिए यहाँ प्रकृति, भूविज्ञान और प्राचीन मान्यताएं
एक ही स्थान पर मिलती दिखाई देती हैं। रेनबो माउंटेन के रंगों के पीछे कोई अनसुलझी अलौकिक शक्ति साबित नहीं हुई है, लेकिन इसका सबसे गहरा रहस्य इसके रंगों में नहीं बल्कि उन रंगों के भीतर बंद समय में है। हर पट्टी पृथ्वी के किसी पुराने वातावरण, किसी अलग रासायनिक परिस्थिति और किसी ऐसे युग की निशानी है जिसमें इंसानों का अस्तित्व तक नहीं था। हम आज पहाड़ की सतह देख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे कितनी और परतें दबी हैं, और पृथ्वी के बदलते वातावरण ने इस क्षेत्र को हर युग में कैसा बनाया था, उसका पूरा दृश्य हमारे पास नहीं है। शायद इसी वजह से विनिकुंका को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पृथ्वी के करोड़ों वर्षों पुराने इतिहास की किताब को बंद करने के बजाय उसकी सारी रंगीन परतें हमारे सामने खड़ी कर दी हों। नंबर 7, ईस्टर आइलैंड, चिली। प्रशांत महासागर के एक बेहद दूरस्थ हिस्से में एक छोटा सा द्वीप है जहां समुद्र की ओर पीट के विशाल पत्थर के चेहरे आज भी खड़े हैं। इनके लंबे सिर, भारी शरीर और बिल्कुल शांत भाव ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे किसी ऐसी घटना के गवाह हों जिसके बारे में आज की दुनिया बहुत कम जानती है। यह है ईस्टर आइलैंड, जिसे रापा नुई भी कहा जाता है, और इसकी पहचान है विशाल मोआई प्रतिमाएं। द्वीप पर सैकड़ों मोआई मौजूद हैं। कई प्रतिमाएं तट के पास बने पत्थर के मंचों पर खड़ी हैं, लेकिन सबसे रहस्यमयी दृश्य रानो राराकू की खदान के आसपास मिलता है। यहाँ कई मूर्तियां अधूरी अवस्था में मौजूद हैं। कुछ चट्टान से पूरी तरह अलग ही नहीं की गई, जबकि कुछ जमीन में इतनी गहराई तक दब चुकी है कि बाहर केवल उनका सिर और ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। सबसे पुराना सवाल यही रहा, इतनी विशाल प्रतिमाओं को बनाया कैसे गया और फिर उन्हें कई किलोमीटर दूर अलग अलग स्थानों तक पहुंचाया कैसे गया। रापा नुई लोगों के पास आधुनिक क्रेन, ट्रक या स्टील मशीनें नहीं थीं, फिर भी उन्होंने कई टन वजन वाली प्रतिमाओं को ज्वालामुखीय पत्थर से तराशा। पुरातत्वविदों ने परिवहन के कई मॉडल प्रस्तावित किए हैं। एक प्रसिद्ध संभावना यह है कि रस्सियों की सहायता से प्रतिमाओं को दाएं बाएं झुलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सकता था, मानो पत्थर की मूर्ति वास्तव में चल रही हो। प्रयोगों में इस तरह की तकनीक काम करती दिखाई गई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक मोआई को ठीक इसी तरीके से पहुंचाया गया था। अलग अलग समय में अलग तकनीकें इस्तेमाल हुई हों, यह भी संभव है। यही जगह वास्तविक रहस्य पैदा करती है। हमारे पास मूर्तियां हैं, रास्ते हैं, खदान है और पुरातात्विक प्रमाण हैं, लेकिन किसी निर्माण दल का लिखा हुआ निर्देश पत्र नहीं है जिसमें पूरी प्रक्रिया दर्ज हो। और फिर प्रश्न आता है, इतना विशाल प्रयास आखिर क्यों? मोआई को आमतौर पर पूर्वजों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समुदाय की पहचान से जोड़ा जाता है। इन्हें केवल सजावट के लिए बनाई विशाल मूर्तियां समझना गलत होगा। इनके पीछे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अर्थ जुड़े थे। कई प्रतिमाएं गांवों की दिशा में देखती हैं, मानो वे समुदाय पर नजर रख रही हों। समय के साथ द्वीप ने संसाधनों के दबाव, सामाजिक बदलाव, यूरोपीय संपर्क, बीमारियों और दास व्यापार जैसी कई विनाशकारी घटनाओं का सामना किया। इसलिए रापा नुई की वास्तविक कहानी पुराने लोकप्रिय दावे से कहीं ज्यादा जटिल है कि लोगों ने केवल मूर्तियां बनाने के कारण खुद अपनी सभ्यता नष्ट कर ली। शायद यही ईस्टर आइलैंड का असली रहस्य है। प्रतिमाएं मौन हैं, और जिन लोगों ने उन्हें बनाया उनकी पूरी आवाज इतिहास में सुरक्षित नहीं रह सकी। विज्ञान कई हिस्सों को जोड़ चुका है, लेकिन हर मोआई के पीछे कौन व्यक्ति था, किस अवसर पर उसे बनाया गया, और कुछ विशाल प्रतिमाएं अधूरी छोड़कर काम अचानक क्यों रोक दिया गया। इन सभी प्रश्नों का हर मामले में निश्चित उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है। यहां पत्थर बोलते नहीं, लेकिन उनका मौन ही इस द्वीप को दुनिया की सबसे गहरी पुरातात्विक पहेलियों में बदल देता है। नंबर 6, डेथ वैली, अमेरिका। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे यह कोई ऐसी जगह हो जहां जीवन का अस्तित्व लगभग असंभव हो। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फैली डेथ वैली
पृथ्वी के सबसे गर्म और कठोर रेगिस्तानी क्षेत्रों में से एक है। यहाँ दूर दूर तक फैले नमक के मैदान, काले पर्वत, सुनहरे रेत के टीले और जमीन पर बनी ज्यामितीय दरारें इसे किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसा रूप देती हैं। इस घाटी का सबसे डरावना हिस्सा उसकी खामोशी है। कुछ क्षेत्रों में पेड़ नहीं, बहती नदी नहीं और आसपास जीवन के परिचित संकेत बेहद कम दिखाई देते हैं। दोपहर की गर्मी में हवा तक गर्म भट्टी से निकली लहर जैसी महसूस हो सकती है। डेथ वैली के फर्नेस क्रीक क्षेत्र में पृथ्वी के सबसे ऊंचे आधिकारिक रूप से दर्ज वायु तापमानों में से एक दर्ज किया गया है। लेकिन इतने कठोर वातावरण के बावजूद यह घाटी मृत नहीं है। यहाँ पौधे, छोटे जीव, पक्षी और ऐसे जीवित तंत्र मौजूद हैं जिन्होंने अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के अनुरूप खुद को ढाला है। जब दुर्लभ परिस्थितियों में पर्याप्त वर्षा होती है तो कुछ हिस्सों में अचानक जंगली फूल उग सकते हैं। जिस जमीन को देखकर कुछ समय पहले लगता था कि यहाँ कुछ नहीं जीवित रह सकता, वही रंगों से भर सकती है। डेथ वैली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी घटनाओं में रेस्ट्रैक प्लाया के चलते पत्थर शामिल रहे हैं। दशकों तक रेगिस्तान की सपाट जमीन पर भारी पत्थरों के पीछे लंबी लकीरें दिखाई देती थीं, मानो पत्थर बिना किसी इंसान या जानवर के खुद कई मीटर आगे बढ़ गए हों। किसी ने उन्हें चलते हुए आसानी से नहीं देखा था और इसी कारण उनके बारे में कई रहस्यमयी धारणाएं बन गईं। बाद में वैज्ञानिक अवलोकनों ने इसका अत्यंत विचित्र प्राकृतिक तंत्र सामने रखा। विशेष परिस्थितियों में जमीन पर बहुत उथला पानी जमा होता है, रात में पतली बर्फ बन सकती है और दिन में टूटती बर्फ की बड़ी चादरें हल्की हवा के दबाव से पत्थरों को धीरे धीरे धकेल सकती हैं। यानी लंबे समय तक रहस्य मानी जाने वाली घटना का मजबूत वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मिल चुका है। लेकिन इस स्पष्टीकरण ने डेथ वैली को कम विचित्र नहीं बनाया। उल्टा यह दिखाता है कि प्रकृति कभी-कभी इतना असामान्य संयोजन तैयार करती है कि वास्तविक प्रक्रिया किसी कल्पना से कम नहीं लगती। सबसे बड़ा रहस्य शायद यह नहीं कि पत्थर चलते क्यों थे, बल्कि यह है कि इतनी चरम परिस्थितियों में यह पूरी घाटी लगातार बदलती कैसे रहती है। पानी यहाँ बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो रेगिस्तान की आकृति बदल सकता है। हवा रेत के पहाड़ खिसकाती रहती है, तापमान चट्टानों को तोड़ता है, नमक नई आकृतियां बनाता है। इसलिए डेथ वैली स्थिर दिखाई जरूर देती है, लेकिन वास्तव में यह एक बेहद धीमी गति से बदलती दुनिया है। इंसान यहाँ कुछ घंटों के लिए आता है और चला जाता है, जबकि यह घाटी हजारों और लाखों वर्षों से अपने नियमों पर काम कर रही है। शायद इसी वजह से इसकी खामोशी में खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ असली रहस्य किसी एक घटना में नहीं, बल्कि पूरी धरती के उन अदृश्य बदलावों में छिपा है जिन्हें हमारी छोटी सी जिंदगी कभी पूरा होते हुए देख ही नहीं सकती। नंबर 5, एंटीलोप कैनियन, एरिजोना। ऊपर से देखने पर यह जगह रेगिस्तान की सामान्य चट्टानों के बीच एक संकरी दरार जैसी लग सकती है, लेकिन जैसे ही कोई उसके भीतर उतरता है, दुनिया अचानक बदल जाती है। दोनों तरफ नारंगी और लाल पत्थर की दीवारें ऊपर की ओर घूमती हुई उठती हैं। कहीं दीवारें इतनी पास आ जाती हैं कि पूरा रास्ता अंधेरे में डूब जाता है और कहीं ऊपर की छोटी सी दरार से सूर्य की किरण नीचे उतरकर धूल के बीच चमकती हुई दिखाई देती है। यह है एंटीलोप कैनियन। इस घाटी की दीवारें सामान्य चट्टानों जैसी सीधी नहीं है। उनकी सतह ऐसे घूमती है जैसे पानी की विशाल लहरों को किसी ने अचानक रोककर पत्थर में बदल दिया हो। सबसे विचित्र बात यह है कि इन आकृतियों को किसी मूर्तिकार ने नहीं तराशा, इनका कलाकार था पानी। यह क्षेत्र नवा हो बलुआ पत्थर से बना है। लंबे समय तक अचानक आने वाली तेज बाढ़ों ने संकरी दरारों के अंदर से भारी मात्रा में पानी, रेत और मलबा गुजारा। हजारों वर्षों की इस प्रक्रिया ने चट्टान को काटते काटते अंदर चिकनी घुमावदार दीवारें बना दी। विडंबना देखिए, जिस पानी ने इस जगह को इतना सुंदर बनाया, वही पानी यहाँ सबसे बड़ा खतरा भी है।
स्लॉट कैनियन में कभी कभी बारिश घाटी के ठीक ऊपर होना जरूरी नहीं है। दूर पहाड़ों में हुई तेज बारिश भी अचानक पानी को संकरी घाटी की ओर भेज सकती है। संकरे रास्ते के कारण पानी तेजी से ऊपर उठ सकता है। यही वजह है कि यह जगह जितनी शांत दिखाई देती है, उसका निर्माण इतिहास उतना ही हिंसक है। एंटीलोप कैनियन को सामान्य पर्यटन स्थल समझना भी इसकी पूरी कहानी को छोटा कर देना होगा। यह नवाहो नेशन की भूमि पर स्थित है और स्थानीय संस्कृति में इसका महत्व है। इसलिए इसकी चट्टानें केवल खूबसूरत तस्वीरों की पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि एक जीवित सांस्कृतिक भूदृश्य का हिस्सा है। इसके दो प्रसिद्ध हिस्से अपर और लोअर एंटीलोप कैनियन हैं। दोनों की आकृति और प्रकाश अलग अनुभव पैदा करते हैं। सूर्य की दिशा बदलते ही दीवारों का रंग भी बदलता हुआ लगता है। एक ही चट्टान कुछ मिनटों में गहरे लाल से चमकते नारंगी और फिर लगभग बैंगनी छाया जैसी दिखाई दे सकती है। वैज्ञानिक रूप से इसका निर्माण रहस्य नहीं है। पानी, रेत और समय ने यह काम किया, लेकिन समस्या यह है कि हम अंतिम रूप देख रहे हैं, प्रक्रिया के लाखों अलग अलग चरण नहीं। कौन सी बाढ़ ने किस मोड़ को कितना काटा, कौन सी दरार पहले बनी, किस समय ऊपर की छत टूटकर आज का रास्ता बनी, ऐसी सूक्ष्म कहानी कभी पूरी तरह दोबारा नहीं बनाई जा सकती। शायद इसलिए इसके अंदर चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी घाटी में नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर सुरक्षित एक पुराने क्षण में प्रवेश कर गए हों। ऊपर दुनिया सामान्य चल रही होती है और कुछ मीटर नीचे चट्टानों के बीच समय ने अपनी ऐसी लिखावट छोड़ रखी है जिसकी भाषा भूविज्ञान पढ़ तो सकता है, लेकिन हर अक्षर का पूरा इतिहास अब हमेशा के लिए खो चुका है। नंबर 4, जेजू आइलैंड, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के दक्षिण में समुद्र के बीच मौजूद जेजू द्वीप पहली नजर में किसी शांत स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। नीला समुद्र, हरे मैदान, काली ज्वालामुखीय चट्टानें, गुफाएं और बीच में ऊंचा उठता हल्लासन पर्वत। लेकिन इस खूबसूरत द्वीप की जमीन के नीचे छिपा इतिहास आग, लावा और लगातार बदलती पृथ्वी का इतिहास है। जेजू का निर्माण ज्वालामुखीय गतिविधियों से हुआ। हजारों और लाखों वर्षों के दौरान अलग अलग विस्फोटों ने लावा की परतें बनाई और धीरे धीरे समुद्र के बीच यह विशाल भूभाग आकार लेने लगा। द्वीप के केंद्र में हल्लासन मौजूद है, जो दक्षिण कोरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और एक ज्वालामुखीय संरचना है। लेकिन जेजू की सबसे विचित्र दुनिया जमीन की सतह पर नहीं, बल्कि उसके नीचे दिखाई देती है। यहां लंबी लावा ट्यूब गुफाएं मौजूद हैं। जब ज्वालामुखी से बहता लावा सतह पर ठंडा होकर जम गया, लेकिन उसके नीचे गर्म लावा बहता रहा, तब सुरंग जैसी खाली संरचनाएं बन गई। हजारों वर्षों बाद आज इंसान उन्हीं पुरानी लावा नलिकाओं के भीतर चल सकता है। सोचिए, जिस सुरंग में आज ठंडी हवा और अंधेरा है, कभी उसी जगह से इतनी गर्म पिघली चट्टान बह रही थी कि वहां खड़ा होना असंभव होता। द्वीप पर सैकड़ों छोटी ज्वालामुखीय संरचनाएं भी हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से ओरियम कहा जाता है। दूर से वे सामान्य हरी पहाड़ियां लग सकती हैं, लेकिन उनका जन्म ज्वालामुखीय गतिविधियों से जुड़ा है। यानी शांत दिखने वाला पूरा परिदृश्य वास्तव में प्राचीन विस्फोटों की स्मृति है। जेजू की संस्कृति भी इसकी प्राकृतिक बनावट जितनी अलग है। स्थानीय लोक कथाओं में द्वीप की उत्पत्ति और पहाड़ों को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। इन्हें वैज्ञानिक इतिहास की जगह तथ्य नहीं समझना चाहिए, लेकिन वे यह दिखाती हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों ने सदियों से इस असामान्य भूदृश्य को समझने के लिए अपनी कहानियां और प्रतीक बनाए। यहाँ समुद्र की ओर गिरते झरने, ज्वालामुखीय तट और अचानक उभरती काली चट्टानें एक साथ दिखाई देती हैं। कई स्थानों पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अलग अलग दुनिया के हिस्से उठाकर एक ही द्वीप पर रख दिए हों। जेजू के निर्माण का मूल विज्ञान अच्छी तरह समझा जाता है, इसलिए इसे किसी अज्ञात शक्ति द्वारा बनाया गया अनसुलझा द्वीप कहना गलत होगा। लेकिन भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड कभी पूर्ण नहीं होता। हर विस्फोट की सटीक तीव्रता, हर लावा प्रवाह का पूरा रास्ता
और हजारों वर्षों में बदल चुके भूभाग का प्रत्येक चरण हमारे सामने सुरक्षित नहीं है, और यही इसे रहस्यमयी बनाता है। आज जेजू शांत है, घास उग रही है, लोग रहते हैं, पर्यटक घूमते हैं, लेकिन पैरों के नीचे वही जमीन है जो कभी आग की तरह बह रही थी। यहाँ प्रकृति ने विनाश को इतनी धीरे धीरे सुंदरता में बदल दिया कि वर्तमान को देखकर उसके अतीत की हिंसा पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, लेक नैट्रॉन, तंजानिया। उत्तरी तंजानिया में एक ऐसी झील है जिसका रंग कभी गहरा लाल, कभी गुलाबी और कभी नारंगी दिखाई देता है। दूर से यह किसी विशाल रंगीन दर्पण जैसी लग सकती है, लेकिन इसके पानी की रासायनिक प्रकृति इतनी कठोर है कि सामान्य मीठे पानी की झीलों से इसकी तुलना करना लगभग असंभव है। यह है लेक नैट्रॉन। इस झील के पानी में नमक और क्षारीय पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है। आसपास के ज्वालामुखी भूभाग से आने वाले खनिज और तेज वाष्पीकरण मिलकर इसके पानी को अत्यधिक क्षारीय बना सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में इसका पीएच बहुत ऊंचा पहुंच सकता है, यानी यह ऐसा पानी नहीं जिसे किसी सामान्य झील की तरह छूना या पीना सुरक्षित समझा जाए। फिर इसका लाल रंग कहां से आता है? झील के खारे वातावरण में ऐसे सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म शैवाल विकसित होते हैं जो अत्यधिक लवणीय परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। उनके रंग द्रव्य पानी को लाल और गुलाबी रंग दे सकते हैं। ऊपर से देखने पर कभी कभी पूरी झील ऐसी दिखाई देती है जैसे पानी नहीं बल्कि कोई विशाल लाल पदार्थ धरती पर फैल गया हो। लेक नैट्रॉन को लेकर इंटरनेट पर एक और डरावनी छवि प्रसिद्ध हुई। पत्थर जैसे दिखाई देने वाले मृत पक्षी और दूसरे जानवर। इससे यह धारणा बन गई कि झील किसी जीव को छूते ही तुरंत पत्थर में बदल देती है। वास्तविकता इतनी नाटकीय नहीं है। अत्यधिक क्षारीय और खनिज युक्त वातावरण मृत जीवों को असामान्य रूप से संरक्षित कर सकता है, लेकिन झील कोई जादुई पत्थर बनाने वाली शक्ति नहीं है। और यहीं इस जगह का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जिस वातावरण को देखकर लगता है कि यहां जीवन नहीं होना चाहिए, वही झील लाखों लेसर फ्लेमिंगो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्रों में से एक है। ये पक्षी यहां इसलिए फलते फूलते हैं क्योंकि इस कठोर वातावरण में उनके भोजन के लिए उपयुक्त सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं, और कई शिकारी झील के कठिन हिस्सों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। यानी जिसे एक जीव के लिए जहरीली दुनिया कहा जा सकता है, वही दूसरे जीव के लिए सुरक्षित घर बन सकती है। वैज्ञानिक झील की रासायनिक प्रकृति और रंग बनने की प्रक्रिया को काफी हद तक समझते हैं, फिर भी इस पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की अनुकूलन क्षमता अध्ययन का असाधारण विषय बनी हुई है। पर्यावरण में बदलाव, जल स्तर, तापमान और आसपास की भूगर्भीय गतिविधियां इस नाजुक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। लेक नैट्रॉन का असली रहस्य किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि जीवन के उस नियम में है जिसे हम अक्सर बहुत सरल समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जहां पानी कठोर है वहां जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहां जीवन ने वातावरण से लड़ने के बजाय उसी वातावरण का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लिया। लाल पानी, सफेद नमक और उसके बीच हजारों गुलाबी फ्लेमिंगो। यह दृश्य इतना असंभव लगता है कि अगर इसकी तस्वीरें न हों तो शायद कई लोग इसे काल्पनिक मान लें। लेक नैट्रॉन याद दिलाती है कि पृथ्वी पर रहने योग्य और असंभव के बीच की सीमा उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी इंसान समझता है। नंबर 2, शैंपेन पूल, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के वायो टापू जियोथर्मल क्षेत्र में एक ऐसा गर्म जलकुंड मौजूद है जिसकी सतह लगातार छोटे छोटे बुलबुलों से भरी रहती है। किनारों पर चमकदार नारंगी रंग, बीच में हरा नीला पानी और उसके ऊपर लगातार उठती भाप इसे ऐसा रूप देती है जैसे जमीन के भीतर किसी अज्ञात रासायनिक प्रयोगशाला का दरवाजा खुल गया हो। इसे शैंपेन पूल कहा जाता है। इसका नाम किसी शराब के कारण नहीं पड़ा। पानी से लगातार निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले शैंपेन के गिलास जैसी दिखाई देने वाली गतिविधि पैदा करते हैं,
लेकिन यहाँ का पानी उत्सव का पेय नहीं, बल्कि पृथ्वी के भीतर चल रही शक्तिशाली भूतापीय गतिविधि का हिस्सा है। लगभग 900 वर्ष पहले एक हाइड्रोथर्मल विस्फोट ने यहाँ विशाल गड्ढा बनाया। उसके बाद धरती के भीतर से गर्म खनिज युक्त पानी इसमें भरता रहा। आज भी जमीन के नीचे की गर्मी इस पूरे क्षेत्र को सक्रिय रखती है। सबसे विचित्र चीज इसके रंग है। कुंड के किनारे नारंगी और पीले रंग ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी चित्रकार ने रंग फैलाया हो, लेकिन ये रंग विभिन्न खनिजों और रासायनिक पदार्थों के जमाव से जुड़े हैं। पानी में सिलिका और कई धात्विक तत्व मौजूद हो सकते हैं। अलग अलग रासायनिक परिस्थितियों में बनने वाले जमाव किनारे को असामान्य रंग देते हैं। फिर आते हैं वे सूक्ष्म जीव जो ऐसी गर्म और रासायनिक रूप से कठोर परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। जहां सामान्य जीवन के लिए वातावरण खतरनाक हो, वहीं कुछ सूक्ष्म जीवों ने उसे अपना घर बना लिया है। यही शैंपेन पूल को केवल एक खूबसूरत गर्म झरने से ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। इसकी मूल भूवैज्ञानिक प्रक्रिया रहस्य नहीं है। हमें पता है कि भूमिगत गर्मी, गर्म पानी, गैस और खनिज मिलकर इस प्रणाली को चलाते हैं, लेकिन पृथ्वी के नीचे पानी किस सूक्ष्म रास्ते से घूमता है, दबाव समय के साथ कैसे बदलता है और भविष्य में कोई हाइड्रोथर्मल परिवर्तन इस क्षेत्र की आकृति को किस तरह बदल सकता है, ऐसे जियोथर्मल तंत्र लगातार निगरानी और अध्ययन का विषय रहते हैं। यहां सबसे डरावनी चीज शायद वही है जो दिखाई नहीं देती। हम सतह पर एक शांत गोल कुंड देखते हैं, लेकिन उसके नीचे गर्म चट्टानें, दबाव में पानी, गैस और भूमिगत दरारों का जटिल तंत्र काम कर रहा होता है। सतह केवल उस विशाल प्रणाली का छोटा सा हिस्सा है। आसपास का पूरा वायु टापू क्षेत्र भी ऐसे रंगीन कुंडों, भाप निकलते छेदों और खनिज जमावों से भरा है। कहीं पीला सल्फर दिखाई देता है, कहीं मिट्टी उबलती हुई लगती है और कहीं पानी का रंग अप्राकृतिक हरा हो जाता है। शैंपेन पूल देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ऊपर से ठोस ग्रह जरूर है, लेकिन कुछ स्थानों पर उसकी पतली सतह के ठीक नीचे आज भी वही गर्म और बेचैन दुनिया मौजूद है जिसने इस ग्रह को बनाया था। रहस्य किसी जादू में नहीं, इस बात में है कि हम जिस जमीन को स्थिर मानकर चलते हैं, उसके कुछ ही नीचे पृथ्वी कभी वास्तव में शांत हुई ही नहीं। नंबर 1, इटर्नल फ्लेम फॉल्स, न्यूयॉर्क। कल्पना कीजिए एक घना हरा जंगल, उसके बीच चट्टान से गिरता ठंडा पानी और उसी झरने के ठीक पीछे एक छोटी सी गुफानुमा दरार में जलती नारंगी लौ। पानी लगातार आसपास गिर रहा है, नमी हर तरफ है, लेकिन चट्टान के भीतर आग मौजूद है। यही दृश्य न्यूयॉर्क के इटर्नल फ्लेम फॉल्स को पृथ्वी की सबसे विचित्र प्राकृतिक जगहों में शामिल कर देता है। पहली नजर में यह लगभग विरोधाभास लगता है। पानी और आग एक ही स्थान पर कैसे रह सकते हैं? रहस्य का पहला हिस्सा चट्टानों के अंदर छिपी प्राकृतिक गैस में है। इस क्षेत्र की शेल चट्टानों से हाइड्रोकार्बन गैसें छोटी दरारों के रास्ते बाहर रिस सकती हैं। झरने के पीछे मौजूद एक दरार से निकलने वाली गैस को आग मिलने पर छोटी लौ जलने लगती है। यानी आग किसी अदृश्य अलौकिक शक्ति से नहीं, बल्कि प्राकृतिक गैस से जलती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, इटर्नल नाम के बावजूद यह लौ हमेशा बिना रुके नहीं जलती। तेज पानी, हवा या दूसरी परिस्थितियों से यह बुझ सकती है और बाद में दोबारा जलाई जा सकती है। इसलिए लोकप्रिय कल्पना में लगातार अनंत समय से जलती आग और वास्तविक प्राकृतिक प्रक्रिया के बीच अंतर है। फिर भी इस जगह की भूविज्ञान असामान्य है। सामान्यतः प्राकृतिक गैस के बनने से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए जैविक पदार्थों वाली चट्टानों को पर्याप्त ताप और भूगर्भीय परिस्थितियां चाहिए होती हैं। इस क्षेत्र के गैस रिसावों का अध्ययन इसलिए दिलचस्प रहा है क्योंकि यहां गैस बनने और सतह तक पहुंचने की प्रणाली पारंपरिक सरल मॉडल से अधिक जटिल हो सकती है। चट्टानों की संरचना, भूमिगत दबाव और दरारों के नेटवर्क इस पूरी कहानी का हिस्सा है। और जब इसे आंखों से देखा जाए
तो वैज्ञानिक व्याख्या जान लेने के बाद भी दृश्य सामान्य नहीं लगता। झरने का पानी आग के सामने गिरता रहता है। कभी लौ लगभग छिप जाती है और अगले क्षण पानी की परत के पीछे फिर नारंगी चमक दिखाई देती है। आसपास जंगल है, चट्टानों पर काई है और बीच में वह छोटी सी आग लगातार याद दिलाती रहती है कि जमीन के अंदर ऐसे पदार्थ घूम रहे हैं जिन्हें हम ऊपर से देख तक नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई विशाल ज्वालामुखी नहीं है, न आग का बड़ा गड्ढा, केवल चट्टान की एक छोटी सी दरार है। लेकिन उसी छोटी दरार से पृथ्वी के अंदर की पूरी भूवैज्ञानिक कहानी बाहर झांकती दिखाई देती है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स का कारण मोटे तौर पर समझा जाता है, इसलिए इसे पूरी तरह अनसुलझी घटना कहना सही नहीं होगा। इसका रहस्य उसके अस्तित्व की असंभव दिखाई देने वाली बनावट में है। पानी के पीछे आग, जंगल के नीचे गैस और साधारण चट्टानों के भीतर करोड़ों वर्ष पुराने जैविक तथा भूवैज्ञानिक परिवर्तन। हम ऊपर से केवल एक छोटी लौ देखते हैं, उसके नीचे गैस किस रास्ते से चली, कितनी गहराई से आई और इस क्षेत्र की सूक्ष्म दरारें समय के साथ कैसे बदलती रहेंगी, वह पूरी भूमिगत दुनिया हमारी आंखों से छिपी रहती है। शायद इसीलिए यहाँ आग सबसे ज्यादा रहस्यमयी तब लगती है जब हमें पता चल जाता है कि यह जादू नहीं है, क्योंकि तब एहसास होता है कि असली दुनिया खुद इतनी विचित्र है कि उसे रहस्यमयी बनाने के लिए किसी काल्पनिक कहानी की जरूरत ही नहीं। तो ये थी धरती की वो जगहें जहां कहीं बर्फ के अंदर छिपी दुनिया है, कहीं पत्थरों में करोड़ों साल पुराना समय और कहीं पानी के पीछे जलती आग। इनके कई राज्य विज्ञान समझ चुका है, लेकिन इनकी गहराई में आज भी ऐसे सवाल छिपे हैं जो बताते हैं कि अपनी ही धरती को हम अभी पूरी तरह नहीं जानते। आज के वीडियो में इतना ही।